के साथ स्टार्ट लेते हैं। टॉपिक का नाम है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। टॉपिक का नाम है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो मेहनती बच्चे हैं, जो समझदार बच्चे हैं, जो मन लगा के पढ़ रहे हैं, जैसी मैंने ये हेडिंग लिखी, हेडिंग लिखते ही उनको कंफ्यूज होना लाजमी है। बाकी को तो कुछ भी हेडिंग डाल दो, कुछ भी पढ़ा दो, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, मैंने जैसी हेडिंग डाली कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो जो अच्छे बच्चे हैं उनका डिस्टर्ब होना लाजमी है। क्यों? क्योंकि कुछ दिनों पहले आपको पता हो, मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि चार्ज डिसकंटिन्यूअस होता है। मैंने ही पढ़ाया था, कोई और नहीं। मैंने ही पढ़ाया था कि चार्ज डिसकंटिन्यूअस होता है, या दूसरा डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्वांटाइज्ड होता है। ये क्या सर, फीस नहीं देंगे तो आप ये पढ़ाओगे आप हमें कि एक बुढ़िया अपने बचपन में मर गई, फिर जिंदी हो गई, फिर मर गई? मतलब फीस दे देंगे सर, एक आध दिन का टाइम और दो, मतलब तो फिर आप कुछ भी पढ़ाने लग जाओगे। तो चलिए क्लियर करता हूं भाई। सही बात है, कुछ दिनों पहले मैंने पढ़ाया था चार्ज डिसकंटिन्यूअस है, आज चार्ज के बगल में वर्ड क्या लिख दिया, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए सबसे पहले तो मैं इस शब्द का जो तालमेल है ना, ये समझाता हूं कि क्या सर कभी चार्ज डिसकंटिन्यूअस, कभी चार्ज कंटिन्यूअस। तो चलिए पहले इस वर्ड को समझते हैं, फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड को बाद में समझा दूंगा। एक्चुअली क्या, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, नोट्स बेटा मैंने ग्रुप में भेज दिए, उनको खोल लेना। ठीक है, अब क्वेश्चन 1, पहला क्वेश्चन ये है कि यदि हम एक कूलाम चार्ज जनरेट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, जनरेट तो खैर चार्ज होता ही नहीं है, सॉरी मुंह से निकल गया। यदि एक कूलाम चार्ज सेट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ये रही एक बॉडी और ये रही एक बॉडी, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें जाएंगे। सुनो, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है, तो इस पे माइनस ई चार्ज आ जाएगा, इस पे प्लस ई चार्ज आ जाएगा। एक और इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इस पे माइनस 2e चार्ज आ जाएगा, इस पे प्लस 2e चार्ज आ जाएगा। याद आ रहा है ना? एक और इलेक्ट्रॉन जाएगा 3, तो इस पे माइनस 3e चार्ज आ जाएगा और इस पे प्लस 3e चार्ज आ जाएगा। तो अभी आपने देखा मैंने क्या किया, यहाँ e फिर 2e मिटा के 3, तो ऐसे ही करते करते मैं चाहता हूं इस पे 1 कूलम चार्ज हो जाए, बढ़ते 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 इस पे चार्ज बढ़ते बढ़ते -1 कूलम हो जाए। अच्छा एक और चीज, मैथ में ना -5 से छोटा होता है। मैथ में यदि हम मैथ के दृष्टिकोण से देखें, -5 से छोटा होता है, लेकिन चार्ज के दृष्टिकोण में -5 कूलम और 5 कूलम दोनों की बराबर इज्जत होनी चाहिए, दोनों की इज्जत बराबर होनी चाहिए, कोई भी चार्ज छोटा नहीं है। समझ गए? इस पे माइनस लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये छोटा है, इस चार्ज की क्षमताएं भी उतनी है। ये -5 कूलम पीस ऑफ पेपर को उतनी ताकत से खींचेगा जितनी ताकत से ये खींचेगा। ठीक है, तो चलिए, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं, क्योंकि ये तो तुम्हें पता चल गया इलेक्ट्रॉन हटाने पड़ेंगे और कहीं डालने पड़ेंगे, कहीं से खींच के कहीं डालने पड़ेंगे, तब जाके किसी पे प्लस और किसी पे माइनस चार्ज आएगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी ये सब ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा कि इस पे -1 कूलम या इस पे 1 कूलम चार्ज आ जाए। अच्छा इतना तो सिंपल है, जितने इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेंगे उतने इसमें आएंगे। तो क्वेश्चन मेरा ये है, देखो दो तरीके से क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी रिमूव्ड, जिसमें से उल्टा बोल गया सॉरी, जिसमें से निकल रहे हैं उस पे प्लस, सॉरी बेटा आपने गलती नहीं चेक करी, सॉरी, जिसमें से निकलेंगे भाई, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एरो देखो उस पे ही तो प्लस आएगा। तो क्वेश्चन ये है, ठीक है, नहीं माइक ओपन नहीं, मैं ही बता देता हूं, टेंशन मत लो बेटा। तो क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी रिमूव्ड फॉर मेकिंग 1 कूलम चार्ज, या दूसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी इंसर्टेड और इंजेक्टेड फॉर मेकिंग -1 कूलम चार्ज। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? ठीक है, अब आ जाइए, 1 मिनट 1 सेकंड, हाँ, तो क्वेश्चन मेरा ये था कि इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकालूं कि ये +1 हो जाए और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन डालूं कि -1 कूलम चार्ज आ जाए। ठीक है, अब आ जाइए। तो बेटा बचपन से हम एक मेथड सीखते आ रहे, केले वाला मेथड। 10 रुपए के इतने केले, यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं 10 रुपए के इतने केले, तो 1 रुपए के कितने केले? 10 रुपए के करा है ना, यूनिटरी मेथड।
मैं जिसे केले वाला मेथड बोलता हूं, आप उसे बचपन से यूनिटरी मेथड। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी रिमूव्ड फॉर मेकिंग 1 कूलम चार्ज, बताना। व्हेन 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड, जब 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया गया, देन, ठीक है, चार्ज, या फिर या 1 मिनट उल्टा, फॉर मेकिंग प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड, बताइए, आप बताइए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड। आपसे पूछ रहा हूं मैं, बहुत सिंपल, टाइम ले लो अपना। हाँ, ये मेरा क्वेश्चन, फॉर मेकिंग, यदि इतना चार्ज किसी पे डेवलप करना है, प्लस का 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, तो कितने इलेक्ट्रॉन इसमें से हटाने पड़ेंगे? जी हाँ रामगोपाल जय, केवल एक। मैंने क्या कहा? फॉर मेकिंग दिस कूलम चार्ज, इतना चार्ज बनाना है किसी पर, तो 1 इलेक्ट्रॉन ही तो रिमूव करना पड़ेगा भाई। केले वाले मेथड में शुरुआत कहां से होती है ना, वही कि यदि इतने कूलम चार्ज, इतना कूलम चार्ज, देखो बेटा ये वैल्यू कितनी है, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर है ना ये बेटा, यहां से स्क्रीन कैसे हट गई, सॉरी बेटा। हाँ, आप में से किसी का माइक ऑन है क्या? चलिए, तो फॉर मेकिंग प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव 1। तो यदि किसी पर 1 कूलम चार्ज बनाना है, ध्यान करो, केले वाले मेथड में, केले वाले यानी यूनिटरी मेथड में 3 स्टेप होते हैं ना, पहले 10 रुपए के कितने केले, फिर 1 रुपए के कितने केले, फिर जितने भी रुपए के निकालने हैं। तो इतना कूलम चार्ज बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, इतना कूलम चार्ज बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट कहीं से निकालना पड़ेगा, किसी पर डालना पड़ेगा। तो 1 कूलम, अगला स्टेप यही तो होता है। तो 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करना पड़ेगा? 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ऐसी तो करते हो केले वाले मेथड में, लेकिन ये आपका नसीब अच्छा था, तुक्का था कि सेकंड स्टेप को ही पूछा गया है सवाल में। देखो, फॉर मेकिंग 1 कूलम चार्ज। अच्छा, यदि वो ये पूछता 3 कूलम चार्ज में कितने चाहिए, तो अगली लाइन लिखने की जरूरत पड़ती, फॉर मेकिंग 3 कूलम चार्ज, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देते। फिलहाल हमारा काम इस सेकंड लाइन में ही हो गया। होपफुली कि आप सबको समझ में आया होगा कि इतना कूलम चार्ज बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन खिसकाना पड़ेगा, और 1 कूलम बनाने के लिए इतने इलेक्ट्रॉन खिसकाने पड़ेंगे। ठीक है, अब आ जाइए, रुको बेटा जय, आ रहा हूं बेटा, तू माधव मतवन सुबह वाले बैच का कि आगे भाग रहे हो, ठीक। तो अब इसे जब आप सॉल्व करोगे, तो ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे, आप सॉल्व कर लेना, 6.25 10 टू द पावर 18। मैं तो इतने सालों से करा रहा हूं, तो मुझे लट गया है। आप अपनी एक बार कैलकुलेशन जरूर करिएगा, इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, तब जाके किसी बॉडी पर 1 कूलम चार्ज जनरेट होगा। जिस बॉडी में से इतने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उस पर प्लस 1 कूलम होगा, और जिस बॉडी पर इतने इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट हो जाएंगे, घुस जाएंगे, उस पर माइनस 1 कूलम। लेकिन वैल्यू, मैग्नीट्यूड तो 1 कूलम ही हुआ ना। लेकिन जय और माधव जैसे कुछ स्मार्ट बच्चे हैं, बाकी अच्छे बच्चे हैं, उनकी भी सुन लेता हूं, थोड़ा आगे बढ़ गया। जब आपको ये फिजिक्स समझ, ये तो सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। लेकिन आपके पास एक और प्रॉपर्टी थी, Q इक्वल टू एनी, ध्यान है ना, Q इक्वल टू क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी, Q इक्वल टू एनी, कि किसी बॉडी पे चार्ज होता है तो NE, तो यहां से N याद करो, यदि 1 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है तो 1 ही चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है तो 2 ही चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है तो 3 चार्ज। तो एक तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। तो यहां से N कितना आ गया? Q अपॉन E। तो इस सवाल में आपको, इस सवाल में कितना चार्ज है? 1 कूलम चार्ज है ना, और 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। चीज तो वही आ गई ना, देखो 1 अपॉन दिस, 1 अपॉन सेम टू सेम। तो कैलकुलेशन यही आएगी इससे भी। जय तो यही तो कहना चाह रहा था, है ना। चलिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए आपको इतने सारे इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। अब हमारी ह्यूमन मेंटेलिटी, हमारी ह्यूमन नेचर क्या है, चीजें जब पावर में समेट जाती है ना, पावर, तो हम ज्यादा शायद उनको इतनी इज्जत की नजर से नहीं देखते। जब चीजें पावर में समेट के आ जाती हैं तो ज्यादा इज्जत नहीं देते। हाँ बस सर 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18, इतने ही तो इलेक्ट्रॉन है बस, 6.25 10 की पावर 18। यदि मैं इसमें कहूं कि चलो पावर का नहीं प्रयोग करना, 0 लगा रहा हूं मैं, तो 2 0 तो इसकी इस डेसिमल को खत्म करने में चली जाएंगी। अभी भी कितनी 0 बच रही है? 16।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सोचो खाना खा के आया हूं तो एक सांस में बोल भी नहीं पाया मैं, इतनी जीरो, एक सांस में इतनी जीरो बोल नहीं पाया। तो देखिए अब आप ये देखिए, इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए एक कूलम चार्ज के लिए, इतने। और बेटा देखिए, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। क्योंकि आगे के दो नंबर सर को पता ही नहीं है, मुझे तो नहीं पता आगे क्या जाता है। आप देख सकते हो ये कितना बड़ा अमाउंट है, ये कोई छोटे मोटी संख्या नहीं है, नहीं है। मैं बार बार ये बोल के आपके दिमाग के फ्रेम में ये डालना चाहता हूं कि एक कूलम चार्ज मतलब वैल्यू का, चाहे वो +1 हो चाहे माइनस हो, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड ये हो, ठीक है ना। एक कूलम चार्ज छोटा मोटा चार्ज नहीं होता, बहुत बड़ा चार्ज होता है एक कूलम चार्ज, बहुत बड़ा। उस पे मत जाना कि एक ही तो लिख रहा है, एक ही तो लिख रहा है ना। एक हम क्या करते हैं ना, जो एक लिख रहा होता है तो ज्यादा इज्जत नहीं करते। अब मान लो मैं यूं कहूं, उस पे तो 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़, मेरे पास तो 100 रुपए है, 100 रुपए मेरे पास। हाँ, 1 करोड़ रुपए लेके बैठा हुआ है, 1 करोड़, क्योंकि एक लिख रहा है तो वो छोटा हो गया। नंबर छोटा बड़ा नहीं बनाते, उसके साथ यूनिट भी इंपॉर्टेंट होती है। तो आप इस कूलाम को समझिए, कूलाम चालीसा, आज का जो लेक्चर है वो कूलाम चालीसा पे डेडिकेट है। आपको बताने जा रहा हूं कूलाम कितना बड़ा चार्ज है। अभी तो मैंने एक ही एग्जांपल बताया है, एक और बताऊंगा। जिसने बता दिया कि किसी बॉडी पर एक कूलाम चार्ज यदि जनरेट करना है तो इतने इलेक्ट्रॉन आपको पंप अप करने पड़ेंगे या किसी में डालने पड़ेंगे और कहीं से खींचने पड़ेंगे तब डलेंगे। कूलाम मतलब अंबानी नहीं, इतनी दौलत, सुनो, अंबानी पे भी इतनी दौलत नहीं है बेटा, ठीक है, छोड़ो, उससे कंपेयर नहीं कर रहे। अब देखिए बेटा, सोचो यदि इतने रुपए किसी पे आ जाए, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, जो भी है, तो मजे ही आ जाएंगे उसके। चलो किसी पे क्यों, मैं अपने पे सोच लेता हूँ थोड़ी देर अपने पे सोच लेता हूँ, ऐसी ठीक है, वर्चुअल खुशी ले लेता हूँ। अच्छा कभी कभी ना आप सोच रहे हो सर देखो यहाँ पे भी ग्रीडी हो रहे हैं, लालची, कम से कम कहने को दिखाने के लिए कह देते कि सर जय तू मान ले तेरे पे इतने पैसे आ गए, दीपक तू ले ले, रोहतास तू ले ले। एक्चुअली इसमें ना डेंजर है, क्योंकि मैं बताऊं क्या, एक मिनट नहीं, सुनो, एक्चुअली सुनो मेरी बात, इसमें ना डेंजर है। यदि मैं एक बार क्या हुआ, यदि मैं किसी और पे ये कहूं कि चल माना तेरे पे, तो एक सीन बताता हूं। एक बार एक लड़की की लॉटरी निकली 10 करोड़ रुपए की, 10 करोड़ रुपए की लॉटरी निकली। लड़की को अभी पता नहीं था, तो कंपनी बड़ी ईमानदार थी, उसने कहा ये इस लड़की की लॉटरी निकली, इसको 10 करोड़ देने हैं। लेकिन कंपनी को चिंता ये भी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि एकदम से 10 करोड़ की खुशी में उसको झटके वटके आ जाए, मरमर आ जाए। कभी ज्यादा खुशी कभी कभी बर्दाश्त भी नहीं होती, तो कंपनी को इस बात की भी चिंता थी क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ा है, 10 करोड़ रुपए। तो उसने एक स्मार्ट से सेल्समैन, हाँ मेरी तरह स्मार्ट, ठीक है, एक सेल्समैन से कहा कि ये तेरी जिम्मेदारी है, देखो कंपनी कितनी ईमानदार, कि उसको 10 करोड़ रुपए देने हैं और तमीज से देने हैं, कोई हार्ट अटैक वगैरह ना आ जाए, मरमरा ना जाए, थोड़ा सा माहौल बना के देने हैं। अब स्मार्ट सा सेल्समैन गया, ब्रीफकेस में पैसे थे, बड़े बड़े नोट, और मैम से बोला हाय मैम, कहीं बोला होगा फोन से मुलाकात के लिए, राजी भी हो गई होगी, हाय मैम, हेलो, और हाउ आर यू, पहले फॉर्मल बातें। मैम एक बात बताइए, सपोज करना मैम, केवल सपोज करना है ना, कि मैं अचानक से कहूं कि इस ब्रीफकेस में 10 करोड़ रुपए तुम रख लो। मैं यूं कहूं अचानक से, मान लो मैं पागल हूं, ऐसे कह रहा हूं कि 10 करोड़ रुपए हैं और ये आप रख लो, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? वो माहौल तैयार कर रहा है, आपका क्या रिएक्शन होगा अचानक से आपको 10 करोड़ रुपए मिल जाए तो लड़की कहती है अचानक से 10 करोड़ रुपए तुम्हारे हाथ से मिल जाए तो मैं तो बहुत खुश होंगी, मैं तो नाचूंगी, गाऊंगी, झूमूंगी, फिरूंगी और ऐश करूंगी, ट्रैवलिंग करूंगी, ज्वेलरी लूंगी, और एक काम, मैं आधा पैसा तुम्हें दे दूंगी और तुमसे शादी भी कर लूंगी। पता है क्या हुआ उसके बाद? लड़का खुशी से मर गया लड़का खुशी से मर गया। तो अब यानी वो थोड़ी नहीं प्लान, उसके प्लान में ये थोड़ी नहीं था ना, उसे अंदाजा था कि साला ये हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये खुशी अभी किसी को देना नहीं चाहता, मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा। पता नहीं ऐसे कितने सपने आते हैं। चलिए, तो कितने रुपए हैं एक कूलम में, इतने इलेक्ट्रॉन है। चलिए हम चार चालीसा का एक और स्टेप बताता हूं।
सपोज करो, मैं इसे तो मिटा दूं, सपोज करो किसी बॉडी पे 1 कूलम चार्ज आपने बना भी लिया, सपोज करो, तो बेटा मैं यह एक चीज लिख दूं, 1 कूलम इज इक्विवेलेंट टू इतने इलेक्ट्रॉन, सही है ना? अभी अभी आपने किया ये, 1 कूलम इक्वल नहीं लिख सकते क्योंकि होमोजेनिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, याद है ना 11th की, इधर उधर की यूनिट सेम होनी चाहिए, तो मैंने फिर उससे बचने के लिए इक्विवेलेंट लिख दिया कि 1 कूलम इज इक्विवेलेंट टू इतने इलेक्ट्रॉन। अब चलिए आपको एक टास्क, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, जो मैं दूसरा बोलने जा रहा हूं, जो दूसरा क्वेश्चन बोलने जा रहा हूं एनसीईआरटी का ही है। मान लो एक टंकी भरी हुई है, सपोज करो पानी से भरी हुई है ना, और मैं एक सिंपल सा सवाल दे रहा हूं, इसमें 500 लीटर पानी है, 500 लीटर पानी है, 500 लीटर की टंकी है। यदि मैं आपसे कहूं कि मैं इसमें 1 लीटर पर मिनट पानी खाली कर रहा हूं, 1 लीटर पर मिनट पानी खाली कर रहा हूं, बहुत इजी वैल्यू दी है मैंने, सिर्फ दिमाग का यूज करना है कि इसमें से 1 लीटर पानी पर मिनट खाली हो रहा है, तो कितनी देर में टंकी खाली हो जाएगी, बोलो? बिल्कुल ठीक, सिंपल। यहां तो जवाब भी आ गया, आप बोलो कि यदि 500 लीटर पानी है और 1 लीटर पर मिनट पानी खाली हो रहा है ना, 1 लीटर पर मिनट पानी खाली हो रहा है, तो कितनी देर में ये टंकी खाली हो जाएगी? अरे भाई जवाब दो, सांप सूंघ जाता है आप लोगों को, फिर पढ़ाने में मजा नहीं आता। जय 50 क्यों आएगा? एक गंवार, टाइप भी किया इतनी देर में, वो भी 1 0 खा गया तू, बाकी क्यों नहीं जवाब देते हो? इतना खो जाते हो मेरी पढ़ाई में। ओ एक आइए राम गोपाल की कैलकुलेशन 50/6, ये मेरे भगवान, ये मेरे भगवान। अच्छा तेरे नेटवर्क चलेगा, 1 0 कम रहेगी इसलिए, जैक बहाने तो ढंग से मार कर, तेरे नेटवर्क में 1 0 रहेगी रास्ते में। क्वेश्चन ये है, प्लीज यार, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं तो ये सोच के इजी वैल्यू दी थी कि यहां नहीं लोगे मेरी तुम। 500 लीटर की टंकी है, 500 लीटर पानी है उसमें, ठीक है, 500 लीटर, ठीक है, खुश, नेटवर्क आ रहे हैं यहां तक। 1 लीटर पर मिनट खर्च कर रहा हूं मैं, 1 लीटर पर मिनट से खर्च कर रहा हूं, तो बताओ कितने मिनट में ये टंकी खाली हो जाएगी? तुम्हारो टाइप मत करना, बाकी लोग ऐसी बस लेटे लेटे कोई यूं देख रहा होगा क्या टाइप करें। हाँ दीपक ने टाइप किया, वो तेरी जय, अवंतिका ने टाइप किया, हालांकि यूनिट नहीं प्रयोग कर रहे आप लोग, लेकिन जय तूने तो आज मेरा खून पीने की कसम खा रखी है। 500/60 क्या? चलिए यूनिट मत लिखिए, मिनट, थप्पड़ मार मेरी तरफ से अपने। इस सवाल में तुमने मेरी ले ली ढंग से, है ना, जबकि इस सवाल 500 मिनट, इससे अच्छा सवाल देखो, 500 लीटर की टंकी है, वो तो अच्छा है, मैंने कोई ऊट पटांग वैल्यू नहीं दी। 500 लीटर पर मिनट, सॉरी 500 लीटर की टंकी है, 1 लीटर, सोचो यूट्यूब पे तेरा नाम भी जा रहा है, जब ये लोड होगी अपने नाम की इज्जत रखो, कि ये कोई सोचेंगे भविष्य में कभी बाई चांस में हिट हो गया, सपोज कर सुपरस्टार बन गया। अबे इस मास्टर से जय नाम का कोई लड़का था, वो पढ़ता था, जो 500 लीटर की टंकी में जब 1 लीटर पर मिनट से टंकी खाली हो रही है, तो 500/6 बता रहे, 500 मिनट लगेंगे बस, 500 मिनट। और तू यदि 500/60 बोल रहा है, तो इसको फिर आवर बोल, फिर आवर बोल, मिनट लगाए जा रहा है, 500/60 बोल रहा है। चलिए, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, तो अब मैं इस क्वेश्चन का रूप बदल रहा हूं, स्वरूप बदल रहा हूं। सपोज करो एक टैंक है जो भरा हुआ है, जो भरा हुआ है, ठीक है, और 1 कूलम चार्ज से भरा हुआ है। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए पानी की बजाय क्या मान लो, चार्ज, कि एक टैंक 1 कूलम चार्ज से भरा हुआ है, या एक बॉडी 1 कूलम चार्ज से भरी हुई है। ये बॉडी है, इस पे 1 कूलम चार्ज भरा पड़ा है, ठीक है। अच्छा -1 कूलम चार्ज भर रहा है, माइनस, लो आपके लिए और आसान करता हूं, आपको -1 कूलम का मतलब क्या हुआ, उस पर इतने इलेक्ट्रॉन हैं, एक्सिस में है, क्योंकि जिसपे माइनस होता है उस पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप बताएंगे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, बताओ। यदि किसी बॉल पर -1 कूलम चार्ज है तो इस पर इतने इलेक्ट्रॉन है, तो -1 कूलम दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 6.25 10⁻18। यदि इस बॉडी पे -1 कूलम चार्ज है तो इस पे इतने इलेक्ट्रॉन है। अब मैं इस टंकी को खाली कर रहा हूं और बहुत अच्छे रेट से, मान लो लेट इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड,
at a rate of 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। समझिए बेटा, जैसे कोई टंकी पानी से भरी हो और उसमें से पानी खींचना चालू कर दो तो वो टंकी कभी ना कभी खाली हो जाएगी। अब ये इलेक्ट्रॉन से भरी हुई टंकी है, कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं इसमें? क्योंकि मैंने बोला है -1 कूलम चार्ज है, तो इसमें इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। इन इलेक्ट्रॉनों को मैं निकाल रहा हूं और अच्छे खासे हैंडसम रेट से निकाल रहा हूं। 10 टू दी पावर 9 कितनी जीरो आएंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर सेकेंड। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। 1 अरब इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकाल रहा हूं, तो धीमे धीमे ये टंकी इलेक्ट्रॉन से खाली हो जाएगी ना। तो क्वेश्चन मेरा ये है, फटाफट बताओ कितने दिनों में, वो सॉरी कितनी देर में इसमें से, कितनी देर में? सोचो सोचो बताइए। हाँ, जय तो कुछ भांग भांग खा के जवाब देने वाला है। जल्दी बेटा, मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया? इफ अ बॉडी हैव अ -1 कूलम चार्ज, देन, है ना, -1 कूलम चार्ज एंड इट इज अटैच्ड टू पंप, इलेक्ट्रॉन पंप बोल दी मैंने, such that it is removing the electron at the rate of 10 to the power 9 electron per second, then how much time will it take to नंगा the body, neutralize the body, मतलब बॉडी को न्यूट्रलाइज कर दे, जितने भी एक्सेस इलेक्ट्रॉन थे वो निकल जाए, जो एक्सेस से वो निकल जाए। 2 सेकेंड। अच्छा, आप बताओ, टाइप करो। छवि ने कुछ टाइप किया, वेरी गुड। हाँ, छवि एक्शन में आई, वेरी गुड। चलो, एक आंसर, एक ने बस आंसर दिया है। अब वो मैं कुछ इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि वो कुछ सही है आंसर। चलिए, अब आपको बताता हूं, वही केले वाला मेथड जिंदाबाद, केले वाला मेथड जिंदाबाद। यदि अटक रहे हो बताना, अपने आप ही डिजाइन करा करो फ्रेम। सिंस फॉर रिमूविंग 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन, टाइम कितना चाहिए बोलो? 1 सेकेंड। यही तो था भाई, बचपन से सीख रहे हो। फॉर रिमूविंग इतने इलेक्ट्रॉन आपको 1 सेकेंड चाहिए। फॉर रिमूविंग 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड। अब आप केले वाला मेथड नहीं बना पाओगे। सो देयरफॉर फॉर रिमूविंग 1 इलेक्ट्रॉन कितना टाइम चाहिए होगा? 1/10 to the power 9 सेकेंड। सो देयरफॉर फॉर रिमूविंग हमें कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं? 6.25 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं। तो अभी पता चल जाएगा कितना टाइम लगेगा। तो 6.25, तभी मैं कह रहा हूं बेटा, केले वाले मेथड की इज्जत करो, यूनिटरी मेथड की, बहुत काम में आता है। कितने सेकंड? यानी यदि आपको ये सारे इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, इस रेट से निकलना है, कहां गया ये, तो आपको इतने सेकंड लगेंगे। अब आपको ह्यूमन नेचर का दूसरा रूप, क्योंकि इस बार सेकंड आ रहा है तो आप फिर इज्जत नहीं करोगे। एक सद सावन की गड़ा बत्ती हो जाए, कुछ सेकंड में ये खाली हो जाएगा, है ना, कुछ सेकंड में ये खाली हो जाएगा, क्योंकि देखो सेकंड आ रहा है। अब हम पावर की इज्जत नहीं करेंगे क्योंकि यूनिट छोटी सी है। जब आप इसे सॉल्व करोगे ना, पहले बताओ, इसको आगे लिख देता हूं, ये आगे ले जाता हूं। कितना टी आ रहा है? 6.25 इंटू 10 to the power 9 सेकेंड। अच्छा, बताओ, इसे आवर में बदलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 60 से डिवाइड मारना पड़ेगा। नहीं, 3600 से। 3600 से डिवाइड करूंगा तो ये आवर में आ जाएगा। 24 से डिवाइड करूंगा तो ये डे आ जाएगा। 365 से डिवाइड करूंगा ईयर। पता है, जब आप इसे सॉल्व करोगे 198 साल आएगा। 198 साल, समझिए। यानी सेकंड लगा जरूर है, लेकिन इस बार उसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत बड़ी थी। सेकंड जरूर लग रहा था, लेकिन उसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत बड़ी थी। इस सेकंड को मिनट, मिनट को आवर, आवर को डेज, टाइम, इसमें कन्वर्ट करोगे 198 साल लगेंगे। ये कोई छोटा मोटा समय नहीं है। सोचो, यदि ऋतुराज सर के पास इतनी दौलत हो और ऋतुराज सर इस रेट से लुटाने लग जाए, उड़ाने लग जाए, दौलत खाली तो होगी
भाई इतनी दौलत है और ये सर ये करने लग जाए, सर को ये शौक लग गया है, तो मान लो इतने बड़े बड़े, हालांकि ऐसे भी करूंगा तो ज्यादा ऐसा कोई नोट नहीं है एक सेकंड में इतने, ठीक है। तो सुनिए यदि ऋतुराज सर के पास इतनी दौलत हो और पर सेकंड वो इतने रुपए उड़ा रहे हैं, ये उड़ा रहे हैं, तो ऐसे करने में सर तो 70-80 साल में टपक जाएंगे, 80 साल लास्ट। चलो एक एवरेजन ये मान लो 60 या 65 साल की या 70 की 65 की एवरेज एज होती है आजकल, तो सर तो ये उड़ाते उड़ाते मर गए, जिंदगी में कोई काम नहीं किया। उनकी अगली पीढ़ी भी यदि यही करती रहे, वो भी 65 साल हो, वो भी मर जाए, तो 3 पीढ़ी सिर्फ ये कर रही होंगी, बच्चे भी यही पैदा करते हुए पैदा हो रहे होंगे अगली पीढ़ी में। ना कोई मतलब हंगना मूतना खाना पीना कुछ नहीं, क्योंकि यदि खाना पीना खाएंगे तो वो टाइम रुक जाएगा, फिर टाइम और बढ़ जाएगा। तो मेरी 3 पीढ़ी सिर्फ यही करती रहे और इतनी दौलत हो तो 198 साल लगेंगे, इतनी दौलत होती है। अब आप बताइए एक कूलाम चार्ज की 40 साल, समझ में आई या नहीं आई? इतना बड़ा चार्ज है एक कूलाम चार्ज। इसीलिए अब आप थोड़ा फ्लैशबैक में 1-2 दिन पहले जाओ, जब हम सवाल करते थे ना तो चार्जेस पिको कूलाम फलाना कूलाम ऐसे आते थे। और एक और चीज, अच्छा चलो एक और चीज, एक कूलाम चार्ज तो बहुत बड़ा चार्ज है, ऋतुराज सर तो इसमें भी खुश है, भगवान मुझे इतनी दौलत नहीं इतनी दौलत दे दे, चल भगवान प्लीज चल, मैं इतने में खुश हूं, मैं तो खुश हूं। माइक्रो में बस 6 जीरो ही तो टपकेंगी, 1 2 3 4 5 6, इन 6 जीरो को थोड़ी देर देखते नहीं है, सर तो इसमें खुश है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब, सर तो इसमें भी खुश है। तो सोचो कूलाम तो छोड़ो, माइक्रो कूलाम बहुत बड़ी औकात का चार्ज होता है। क्या चीज? हाँ, भगवान इतनी दौलत नहीं, इतने सब्सक्राइबर ही दे दे मुझे, यानी इतने सब्सक्राइबर ही मिल जाए, चलो कोई नहीं यार, वो तो समय बताएगा। तो चलिए, तो अब आपको क्या करना है बेटा, इज्जत क्या, हाँ मिली गुलाम ये सब। अब सुनिए, अब आप मेरी बात सुनेंगे। अब मिली गुलाम तो और बड़ा चार्ज हो गया, मिली गुलाम तो इससे बड़ा हुआ चार्ज। माइक्रो ने तो 10 की 6 जीरो खा दी, मिली तो केवल 3 जीरो खाता, तो मिली तो बड़ा चार्ज है माइक्रो से। तो अब आपको क्या करना है, यदि मेरी ये चार्ज की 40 समझ में आ गई, ठीक है, तो अब आपको एक चीज तो समझनी पड़ेगी कि ये जो कूलाम और माइक्रो कूलाम के चार्ज होते हैं, ये बड़े बड़े लेवल के चार्ज होते हैं, बहुत सारा चार्ज होता है। अब देखिए, यहां तक मैंने समझा दिया, अब मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनना। यदि मैं आपसे ये कहूं कि ये 2 लाइन है, समझना बेटा, ये 2 लाइन है, आपको इन 2 लाइनों के बीच में 10 डॉट लगाने हैं, सीध में 10 डॉट लगाने हैं, 10 बिंदियां लगानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप ये बताइए, ये 10 बिंदियां आपको दिख पा रही है कि नहीं दिख पा रही? लेकिन इन 10 बिंदियों के बीच में एक अच्छा खासा गैप दिख रहा होगा आपको। आपको इन बिंदियों के बीच में डिसकंटिन्यूटी नजर आ रही होगी, डिसकंटिन्यूटी नजर आ रही होगी, आ रही है ना? डिसकंटिन्यूटी मतलब गैप। जब मैंने कहा 10 डॉट, सपोज करो मैंने यूं कहा 100 डॉट लगाने हैं, दायरा यही है, एक ही सीध में लगाना है, अब 100 लगाने हैं, थोड़े से बढ़ा दिए, बिंदियां बढ़ा दी मैंने। अब क्या 100 डॉट लगाने के लिए इतना गैप यूज करोगे? हैं? जब ट्रेन में जब भीड़ भर के जाती है तो फिर बड़ा सट के बैठते हैं ना। तो अब मैं 100 डॉट लगाऊंगा, गिनूंगा नहीं लेकिन फील कर लेना, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आप एक चीज नोटिस करना, यहां जो 2 बच्चे बैठे हुए हैं, एक बार को उनको तब भी बिंदियों के बीच में गैप नजर आ रहा होगा, मैं ये मान सकता हूं कि शायद बिंदियों के बीच में गैप नजर आ रहा होगा, लेकिन कैमरे में तो ये भी शायद नसीब नहीं हो रहा होगा आपको। अब आप बताइए, क्या इन 2 कोई सी भी बिंदियों के बीच में वही गैप है या पहले से कम हो गया? आप देख रहे होगे, हाँ आपको बिल्कुल जैम इसी शब्द पे आ रहा था, अब आपको धीमे धीमे ये लाइन जैसी नजर आने लग रही होगी। शायद आपको लग रहा होगा नेटवर्क थोड़े वीक हो जाए, ये शायद सबने लाइन खींची है, सर लाइन मार रहे हैं, है ना? सर लाइन मार रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो अब आप देखिए, मैंने मात्र 10 से 100 डॉट किए, 10 से 100 डॉट किए, तो आपकी जो डिसकंटिन्यूटी अच्छे से दिख रही थी, डिसकंटिन्यूटी दिख रही थी डॉट्स के बीच में, वो डिसकंटिन्यूटी अब उतने अच्छे से नहीं दिख रही। मैंने तो बस 10 से यूं कहा 100 डॉट लगाने हैं, 100 से 1000। लेकिन अच्छा, यदि मैंने यूं कहा 1000 डॉट लगाने हैं, अब
उत्तरी। अब तो लाइन ही खींचनी पड़ेगी, है ना। अब तो लेकिन सोचो 1000 तक भी काम चला लिया। अब यदि मैं कहूं 6.25 इंटू 10⁻18 डॉट लगाने हैं, इतने डॉट लगाने हैं, तो आपको कहीं ना कहीं पता है क्या करना पड़ेगा। सर चूल्हे में डाल दो डिसकंटिन्यूटी को, ये लो। यानी उस स्टेज पर आप डिसकंटिन्यूटी को ढिचकियों गोली मार दोगे। ओवरलैप। अब देखिए, यानी अब आप बताइए, मुझे ये बताइए, चलो ये तो बहुत ज्यादा नंबर हो गया। 1000 इलेक्ट्रॉन को मैं यदि यूं लेता हूं, 1000 इलेक्ट्रॉन को ऐसे करके, अब आपको ये लाइन नजर आ रही है या डॉट नजर आ रहे हैं? अब मेरी बात सुनना, यानी जब हम गिने चुने इलेक्ट्रॉनों की बात करते हैं, ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, मतलब ऐसे चार्ज की बात करूं, इस वैल्यू की चार्ज की बात करूं कि उसमें n की n 100 50 1000 2000 हो, जिन्हें काउंट कर सकते हो, तो चार्ज यदि यानी छोटा चार्ज हो तो, या अभी नहीं खोल रहा मैं उस शब्द को, अभी सुनिए। शायद आपको ये तो समझ में आ गया ना कि जब डॉट बिंदी कम लगानी थी तो अच्छा खासा गैप यूज किया, आपको 100 डॉट लगाने थे तो बिंदियां पास आ गई, 1000 लगाने थे तो बिंदियां और पास आ गई। अब एक मिनट सुनना, यदि मैं माइक्रोस्कोप लूं, माइक्रोस्कोप पकड़ लिया मैंने और जूम कर रहा हूं, जूम, तो जब मैं जूम करूंगा तो ये फिगर ऐसा नजर आने लग जाएगा कि नहीं? यदि मैं इतने हिस्से को जूम करूं, बताओ इतने हिस्से को जूम करूं तो ऐसा नजर आएगा कि नहीं? यदि मैं इतने हिस्से को जूम करूं, अच्छा जूम में क्या दिक्कत है? जूम में दिक्कत यह है कि जब हम जूम करते हैं तो कोई पर्टिकुलर सेक्शन ही दिखता है, वो जूम होके। तो अब आप बताना, अच्छा एक मिनट, जो ऐड आते हैं गंजा जो आते हैं ना बाल उगाने के, वैसे तो चिकनी खोपड़ी नजर आती है चिकनी, कंटिन्यूस ही तो नजर आती है खोपड़ी चिकनी, लेकिन जब वो जूम करता है तो छोटे छोटे वो डॉट दिखते नहीं दिखते। तो अब सुनिए वही चीज, या जब हम सैटेलाइट से व्यू देखते हैं, गूगल से सैटेलाइट व्यू देखते हैं, तो चीजें कंटिन्यूअस नजर आती है, लेकिन जब साला जूम 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 करते चले जाते हैं तो हमको फिर जाके गली मोहल्ले सड़क नजर आती है। तो अब सुनिए, मैं जो बताना चाह रहा हूं मेन मुद्दे पर आ रहा हूं। यदि आप तुच्चे मुच्चे चार्ज की बात कर रहे हो, छोटे मोटे चार्ज की बात कर रहे हो, 10 इलेक्ट्रॉन 50 इलेक्ट्रॉन 100 इलेक्ट्रॉन 200 इलेक्ट्रॉन 1000 इलेक्ट्रॉन, तब तो आपका चार्ज क्वांटाइज ही है। एक्चुअली चार्ज क्वांटाइज ही होता है और आगे भी क्वांटाइज ही होगा। क्वांटाइजेशन ही असली रूल है, यानी चार्ज डिसकंटिन्यूअस है। चार्ज क्या है? डिसकंटिन्यूअस। लेकिन जब इतने बड़े लेवल पे चार्ज पे बात करो, इस अमाउंट के चार्ज की बात करोगे, बड़े बड़े लेवल की चार्ज की, तो फिजिक्स बस आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही है और आप वो रिक्वेस्ट खुद एक्सेप्ट कर लेते हो, ये कि यदि एक बड़े चार्ज की बात कर रहे हो, बड़े लेवल से बात कर रहे हो, तो चार्ज की क्वांटाइजेशन कंडीशन को इग्नोर कर देना, फिर मत घुसना उसमें। क्या बोला मैंने? जब आप छोटे मोटे चार्जों की बात कर रहे हो तो चार्ज को बोलना क्वांटाइज है। 10 इलेक्ट्रॉन 50 इलेक्ट्रॉन 1000 इलेक्ट्रॉन है ना, चार्ज क्वांटाइज है, क्वांटाइज है, क्वांटाइज है। लेकिन जैसे जैसे चार्ज बड़ा होता चला जाएगा, बहुत बड़े अमाउंट के चार्ज की बात करोगे, तो फिर उस समय क्वांटाइजेशन को इग्नोर करेंगे। क्वांटाइजेशन को इग्नोर करेंगे, ये नहीं कहा कि क्वांटाइजेशन नहीं होता, क्वांटाइजेशन कंडीशन को नेग्लेक्ट करेंगे। और जैसे ही क्वांटाइजेशन कंडीशन नेग्लेक्ट हुई तो चार्ज को कंटिन्यूअस बोला जाएगा ना फिर, क्योंकि अच्छा क्वांटाइजेशन था ना यार, चार्ज क्वांटाइज था। क्वांटाइज का दूसरा नाम क्या था? बिल्कुल ठीक, इसी का तो दूसरा नाम था डिसकंटिन्यूअस। अब जब क्वांटाइजेशन ही इग्नोर हो जाएगा तो डिसकंटिन्यूअस भी तो इग्नोर ही हो गया फिर। तो यानी अब समझे मैंने क्या पढ़ाया, कि जब हम एक अच्छे खासे चार्ज की बात करते हैं तो फिर ये वाली चुल नहीं करेंगे, नहीं सर चार्ज तो क्वांटाइज होता है, नहीं सर चार्ज तो क्वांटाइज होता है, तो ये चुल इग्नोर कर देंगे। बोलो ये बात सबको समझ में आई? ये मीटिंग जाने वाली है, उससे पहले बता दो समझ में आ गई या नहीं आ गई, कि जब एक बड़े अमाउंट के चार्ज की बात करेंगे तो चार्ज क्वांटाइज होने के बावजूद भी उसे इग्नोर कर देंगे। फिर उस केस में ये क्यों भी पढ़ सकते हो, जैसे आपने, अब सुनो बेटा एक और चीज, जैसे आपने चार्ज की डिसकंटिन्यूअस नेचर ये वाला इग्नोर कर दिया, फिर आप चाहे क्यू पढ़ो चाहे डी क्यू पढ़ो, फिर उसमें ये चुल मत करना सर इसमें तो 3.25 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, समझना, क्योंकि यहां ये पढ़ रहा था या तो इलेक्ट्रॉन 1 होगा या 2 होगा या 3 होंगे 4 होंगे, 3.5 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। सुनो ये भी तो मतलब था 3.5, फिर बड़े लेवल पे ये चुल मत करना कि सर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 2 करोड़
इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 2 करोड़ 0.5। सर ये 0.5 इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा? ये चलो नहीं करनी है हमें, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन में तो ये छोटी छोटी बातें इग्नोर करनी पड़ती है सेनोरिटा, ये करनी पड़ेंगी इग्नोर आपको। उस समय आधे पत्ते इलेक्ट्रॉन का सवाल जवाब नहीं करना आपको, सर सवा इलेक्ट्रॉन कहां से आ गया। ठीक है, ओके चलो ये मीटिंग लेफ्ट करते हैं, दूसरी कर देता हूं। अब देखिए, अब आप चार्ज के साथ कंटिन्यूअस वर्ड यूज कर सकते हो, या चार्ज के साथ कंटिन्यूअस वर्ड आ रहा है, चार्ज के साथ कंटिन्यूअस वर्ड आ रहा है तो समझ जाओ चार्ज हल्का फुल्का नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसे इग्नोर कर दो। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इतने पोर्शन तो समझ में आ गया ना, इतना तो समझ में आ गया। इसका मतलब अब हम बड़े चार्ज की बात कर रहे हैं ना, एक ठीक ठाक चार्ज होगा, उसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे कि 10 इलेक्ट्रॉन 20 इलेक्ट्रॉन 50 इलेक्ट्रॉन ना एक। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड का क्या मतलब है वो भी समझ जाओगे। पूरे शब्द का मतलब बताता हूं। डिस्ट्रीब्यूशन माने यहां इस डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे इंग्लिश में ना एक शब्द के कई मतलब हो जाते हैं, यहां डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है फैलना, बटना, फैलना। अब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अभी समझाऊंगा, डिस्ट्रीब्यूशन अभी समझ में नहीं आया होगा, मैं समझा दूंगा। इसको हम 3 कैटेगरी में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब मैं तीनों कैटेगरी के नाम बाद में बोलूंगा। देखिए मैंने आपको एक सपोज करो एक बॉल दी, प्लास्टिक की बॉल, प्लास्टिक की बॉल जिससे घर पे खेलते हैं, वन टिप आउट, ठीक है, प्लास्टिक की बॉल है। अब आप बताओ इसे तराजू में तोलूंगा तो वजन आएगा ना कुछ, वजन तो है इसमें, ठीक है। अब आ जाइए कि एक मिनट बेटा, हाँ तो हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है। अब देखिए ये प्लास्टिक की बॉल है और इसका कुछ ना कुछ मास है, इसका कुछ ना कुछ मास होगा। अब मुझे ये बताइए आप, ये क्या इसका मास पूरे वॉल्यूम पर फैला हुआ है क्या? नहीं समझे, अगेन रिपीट करता हूं, मैं दूसरी चीज रिपीट करता हूं। देखिए ये एक प्लास्टिक की बॉल है, कैसे समझाऊं, चलिए, और एक रबड़ की बॉल है। अच्छा चलो ये रबड़ की बॉल है, ये रबर बॉल है, ये प्लास्टिक बॉल है। चलो आगे एग्जाम्पल क्लिक हो जाएगा, रबर बॉल प्लास्टिक बॉल। अब बताइए दोनों की रेडियस सेम है तो दोनों ने सेम वॉल्यूम घेरा होगा, ठीक है, दोनों ने सेम वॉल्यूम घेरा होगा। बोलो यदि रेडियस सेम है तो मास इसमें भी है, मास इसमें भी है। मैं कम ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूं, कम और ज्यादा की मास, ठीक है, नहीं मैं सेंटर मास की बात नहीं कर रहा हूं। जय सुनिए, ये प्लास्टिक की बॉल, ये रबड़ की बॉल। अब आप बताइए इसके मास को गौर से देखना, इसका मास पूरे वॉल्यूम पर बिखरा हुआ है, बॉल के पूरे वॉल्यूम में बिखरा हुआ है, फैला हुआ है, फैला हुआ है। कोई सा भी वॉल्यूम पे चले जाना आपको रबर मिलेगी, कहीं भी चले जाना रबर मिलेगी, रबर मिलेगी, रबर मिलेगी, रबर मिलेगी। लेकिन क्या इसमें हर जगह प्लास्टिक मिलेगी आपको? प्लास्टिक केवल सरफेस पे मिलेगी। यहां प्लास्टिक की बॉल, अब सुनिए, यहां जो प्लास्टिक फैला हुआ है वो केवल सरफेस पे फैला हुआ है, बावजूद इसके कि इसमें वॉल्यूम होता है। प्लास्टिक की बॉल ने वॉल्यूम तो ऑक्यूपाई कर रखा है ना, लेकिन अंदर तो खोखला है। तो बताइए वो जो प्लास्टिक है वो तो केवल सरफेस पे फैली हुई है। और यदि मैं आपसे कहता हूं एक मैंने वायर ले लिया, बहुत पतला वायर जिसकी थिकनेस नेगलेक्ट, और वैसे भी लेंथ के सामने थिकनेस यदि छोटी हो तो नेगलेक्ट नहीं करते हैं। अब बताइए मास तो कुछ इसमें भी होगा, मास तो इसमें भी कुछ ना कुछ होगा, लेकिन हम यहां कौन सा वर्ड ज्यादा अच्छा इजीली इफेक्टिवली यूज होता है कि यह मास लेंथ पर फैला हुआ है। नहीं समझे दोबारा। अब जैसे सपोज करो मेरे हाथ से, सपोज करो पानी का गिलास है, पानी का गिलास फैल गया, तो क्या पानी इस कमरे के वॉल्यूम में फैल गया? मेरे हाथ से पानी पीते पीते गिलास छूट गया, तो क्या पानी कमरे के पूरे वॉल्यूम में फैल गया? आप बोलोगे जो पानी फैला है वो सरफेस पे, फर्श पे फैला है। तो पानी कहां फैला है? सरफेस पर, सरफेस पर। अच्छा यदि मैं इस कमरे में अगरबत्ती जला दूं तो जब उसकी खुशबू फैलेगी, अब आप बताओ क्या अगरबत्ती की खुशबू केवल सरफेस पे फैली है? लेट लेट के सूंघूं मैं? हमने कोई रिश्तेदार आए हैं, उनको खुशबू फील हो तो हमने अगरबत्ती जला दी, लेकिन अगरबत्ती केवल सरफेस पे फैल गई, तो क्या वो लेट लेट के सूंघते सूंघते आएंगे?
तो अगरबत्ती की खुशबू कहां फैली, गौर से सुनो, वो पूरे वॉल्यूम में ऑक्यूपाई हो गई। तो अब बताइए, मैं जो कुछ एग्जांपल दे, अच्छा सपोज करो आपको कमरे का पेंट करवाना है, आजकल ठेकेदारी प्रथा भी होने लगी है, तो ठेकेदार जब कमरे में पेंट करेगा तो पूरे वॉल्यूम पे करेगा क्या, बताओ। अब कौन सा वर्ड यूज हो रहा है इफेक्टिवली, एरिया। आपको अपने सेंसेस से खुद यूज करना है कि एरिया वर्ड इफेक्टिव है यहाँ पे, या वॉल्यूम वर्ड इफेक्टिव है, या लेंथ वर्ड इफेक्टिव है। तो बताइए, पेंट करवाना है तो कौन सा वर्ड ज्यादा इफेक्टिव है, पेंट। एरिया के प्रोपोर्शनल चलता है, एरिया, क्योंकि एरिया होता है ना, एरिया पे होता है पेंट, वो एरिया के हिसाब से पैसे लेता है पेंटर, एरिया के हिसाब से पेंट लेता है, जितना ज्यादा एरिया होगा उस हिसाब से चार्ज करेगा वो आपको। समझ में आ गया। अच्छा, वायर जब ये लेने जाते हो बाजार में, ये वायर जब बाजार में बिजली का लेने जाते हो तो वॉल्यूम के हिसाब से मिलता है या मीटर के हिसाब से मिलता है या मीटर स्क्वायर के, बताना कैसे मिलता है, मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर या मीटर, किस हिसाब से मिलता है। तो जब आप जाओगे तो वो बोलता है 10 रुपए मीटर। तो अब यानी 10 रुपए मीटर नहीं, पतले पतले वायर मीटर से मिलते हैं, स्क्वायर कहां आता है यार, ये यार कौन सी दुनिया में यही रहते हो ना, मतलब ठीक। मैंने अभी इशारा भी किया, ये वाला वायर दिखाता है या नहीं, ये वाला इसमें। तो जब वो निकालता है यूं नहीं दे देता। अच्छा, फीता लेने जाते हो या कोई भी चीज लेने जाते हो, रस्सी लेने जाते हो छोटी सी, तो वो मीटर के हिसाब से देता है नहीं देता। पाइप लेने जाते हो पानी की, तो वो कहता है हाँ भाई क्या रुपए कि भैया 40 रुपए मीटर मिलेगी या 40 रुपए फुट मिलेगी। तो कुछ चीजें लेंथ के साथ ऑर्गेनाइज होती हैं, लेंथ के साथ कनेक्ट होकर पढ़नी पड़ती हैं। अच्छा ये बताओ, ट्रेन की पटरी बिछाई जा रही है, गवर्नमेंट ये कहती है कि हर सरकार ये कहती है कि हमने इतनी लेंथ की पटरी, कि हमने 4000 किलोमीटर की पटरियां बिछाई हैं। तो ऑब्वियसली जब रेल की पटरी है तो वहां लेंथ कनेक्ट होगी, बोलो होगी कि नहीं होगी। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जहां लेंथ कनेक्ट हो जाएगी अपने आप समझ जाओगे, कहीं एरिया कनेक्ट हो जाएगा और कहीं वॉल्यूम कनेक्ट हो जाएगा। जैसे अगरबत्ती की खुशबू पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करती है, वॉल्यूम को घेरती है। जब पेंट करते हैं तो एरिया खर्च होता है, एरिया पे होता है, और जब वायर फायर लेते हैं तो लेंथ। अब तीनों को मास के नजर से देखना, एक वायर है, एक प्लास्टिक की बॉल है, या एक मिनट, प्लास्टिक की बॉल की बजाय एक मैंने लो सिंपल सी कागज ले लिया, ये कागज पेज फाड़ के जो सीधा है, बिल्कुल पेज फाड़ लिया है ना, ये रहा। अब आप बताओ, कागज का भी कुछ ना कुछ वजन है साइंस के हिसाब से, भले ही हल्का है लेकिन तुल जाता है, ये इतना भी हल्का नहीं है, ये तो तुल जाता है लेंथ में। अब आप बताइए, यहां भी मास है, यहां भी मास है, और मास यहां पे भी है, लेकिन यहां मास लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेंथ पर फैला हुआ है, यहां मास एरिया पर बिखरा हुआ है ना। और यहां ये ले लो, डिस्क ले लो, डिस्क सीडी प्लेयर, अब सीडी प्लेयर की सीडी ले लो, उसमें बीच में भले ही छेद होता हो कोई बात नहीं, लेकिन बताइए सीडी का मास किस पे फैला हुआ है, सरफेस पर। और रबर की बॉल पे भी मास फैला हुआ है, तो हम बोलेंगे द मास ऑफ बॉल इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स वॉल्यूम, मास ऑफ द डिस्क इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरफेस, मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स लेंथ। क्या ये डिस्ट्रीब्यूट वर्ड कैच होता जा रहा है, थोड़ा थोड़ा कैची हो रहा है कि नहीं। डिस्ट्रीब्यूट माने फैलना, यहां मास लेंथ पर फैल गया है मास, ठीक है। अच्छा आप भी जानते हो, जब कोई मैन्युफैक्चर होती है तो पहले गला, जैसे मेटल की है तो मेटल पहले गला लिया जाता है, उसके बाद उसे लेंथ में डाल देते हैं, या सरफेस पे डाल दो या वॉल्यूम पर, ठीक है, क्लियर हो गया। अब मैं इसमें प्लास्टिक की बॉल फिर से लेके आता हूं। अब यही चीज मुझे समझानी है, कहने को तो ये 3D बॉडी है, प्लास्टिक बॉल है, 3D बॉडी है, इसका वॉल्यूम ऑक्यूपाइड 4/3 पाई आर क्यूब है ना, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड जो इसने घेरा है हमारे स्पेस में। लेकिन ये जो प्लास्टिक फैली हुई है, तो बताइए मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स लेंथ, ओवर इट्स वॉल्यूम, या ओवर इट्स एरिया। ये जो प्लास्टिक फैली हुई है जिसकी वजह से मास है, बताइए कौन सा वर्ड इसमें सूट कर रहा है। जी हाँ, इसमें जो प्लास्टिक फैली हुई है वो इसके सरफेस पर फैली हुई है, केवल सरफेस को घेरा हुआ है। तो ये चीज भी हमें देखनी है। अब ऐसे जैसे मास है, ये एरिया है, मतलब ये लेंथ है, मास लेंथ पे फैल गया, मास एरिया पे फैल गया, मास वॉल्यूम पे, ऐसे ही चार्ज के साथ भी हो सकता है। तो चलिए, यदि चार्ज लेंथ पर फैला है तो हम बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी समझाता हूं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यदि चार्ज एरिया पे फैला है तो हम उसे बोलेंगे एरियल या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मेरे हाथ में इमेजिन करो पानी के गिलास की बजाय चार्ज का गिलास है, मैं पी रहा हूं, वो फैल गया, चार्ज फैल गया, रायता फैल गया, चार्ज फैल गया यानी सरफेस पे फैल गया। और सपोज करो हो सकता है चार्ज वॉल्यूम पर फैल जाए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे गैस होती है, गैस हमेशा वॉल्यूम पर ही फैलती है। जो गैस होती है उनका नेचुरल टेंडेंसी होती है, चाहे वो अगरबत्ती की खुशबू हो चाहे किसी की बदबू हो, वो वॉल्यूम पर फैलती है। लेकिन चार्ज और मास एक ऐसी चीज है, आप अपने आंसर ढाल सकते हो, आप इसे लेंथ पे ढाल सकते हो, एरिया पे और वॉल्यूम पर। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एग्जाम्पल से चीजें शुरू होती है। जैसे ये वायर है, यदि इस पर, अब मास की नजर से नहीं चार्ज की नजर से देखो, यदि इस पर चार्ज फैला हुआ है। अच्छा कल तक एक और चीज मैं बता दूं, कल तक हम पॉइंट चार्ज पढ़ रहे थे, नहीं पढ़ रहे थे? कूलम्स लॉ लगता था, पॉइंट चार्ज के लिए लगता था। अब सुनिए, अब हमारी औकात बढ़ गई, अब हम इस टाइप का चार्ज पढ़ रहे हैं। अब ऐसे समझो, ये क्या है? पॉइंट चार्ज, ये है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब ये समझिए, क्या ये पॉइंट साइज बॉडी है क्या? मैं आपको पहले पढ़ाता था कि कूलम्स लॉ इनके लिए लगेगा। पॉइंट क्या होता है? लो मेरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की ना एक और बढ़िया चीज अचानक से आ गई। पॉइंट वो होता है जिसका एक और सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट हो। क्या इसका, इस बॉडी का भी एक ही कोऑर्डिनेट है? नहीं। तो सुनिए, यदि चार्ज ऐसा हो तो पॉइंट चार्ज, और यदि चार्ज ऐसा हो तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। लो ऐसे समझ लो। अब वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ बताना, ये उठा के मैंने यहां, यदि हमारी एक्सिस, और मैंने ये उठा के यहां रख दिया। अब बताना इसका कोई एक कोऑर्डिनेट है क्या? मैंने इसको उठा के यहां रख दिया, क्या इस बॉडी का एक ही कोऑर्डिनेट है कोई? इस बॉडी को उठा के जो यहां है उसे यहां रख दिया, बस चार्ज और दिखा देता हूं। क्या इस बॉडी का एक कोऑर्डिनेट है? नहीं। तो हम इसे क्या बोलेंगे? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये। हो सकता है चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए सरफेस पर, ठीक है। अब बताना, यदि इसे उठा के यहां कोऑर्डिनेट सिस्टम में रख दो इसको, तो क्या इस बॉडी का ये जो प्लेट है एक ही कोऑर्डिनेट है क्या? नहीं। जब एक कोऑर्डिनेट नहीं है कोई, यदि किसी बॉडी का साइज फैल गया, जैसे मेरा फैल गया है ना, पेट निकल के बाहर आ रहा है ना, चलिए वैसे ही यदि किसी बॉडी का साइज फैल जाए, पॉइंट से बड़ी हो जाए, तो वो कहलाती है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लो ऐसे भी अचानक याद आ गया। अब वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कैटेगराइज कर दिया है कि यदि चार्ज सिर्फ लेंथ पर फैले, जैसे ये वायर, बताइए इसमें कौन सा वर्ड सूट करेगा? लेंथ, एरिया, वॉल्यूम? लेंथ। हो सकता है वायर सीधा सीधा भी हो, स्ट्रेट भी हो, उससे ऐसा भी हो। अच्छा अब एक और चीज मैं बताता हूं, एक और चीज, ये डिस्क है, डिस्क, और इस पे चार्ज ऐसे फैला हुआ है, ठीक है। तो ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन इतनी रेडियस की यदि कोई रिंग हो, रिंगा है, सुबह वाले बैच में यूज करी थी मैंने। अब यदि मैं इसको चार्ज दूंगा तो चार्ज यूं ही तो आएगा। सपोज करो ये नग नहीं गड़ रहे हैं, चार्ज गड़ रहे हैं, इमेजिन करो चार्ज गड़ रहे हैं। तो अब ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है बताओ चार्ज का? आप थोड़ा सा सेंसेस, अपने दिल दिमाग दोनों को जोड़ देना। बॉडी ने भले ही एरिया घेरा हो, पर चार्ज सिर्फ लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, सिर्फ चार्ज लेंथ पर, 2πr लेंथ पर फैला है। यही चीज थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है, और ऐसी कोई कठिन भी नहीं है चीज, ये कोई कठिन चीज नहीं है। देखो भले ही इसने एरिया घेर लिया, लेकिन जो मास है वो तो केवल यहां है ना। जो मास तो लेंथ पर फैला है, यहां थोड़ी नहीं कोई मास है। तो मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एरिया ना, मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लेंथ ओनली, ठीक है ना। तो यहां चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ ओनली। हाँ, हमें तो बस चार्ज से डूबा नहीं, अच्छा चार्ज से कम लेना है, अच्छा मास से नहीं। हाँ, मुझे लगा तो शायरी लिखना है, हमें तो अपनों ने डूबा। अब एक और, अब देखो नोट्स खोल लेना, डेफिनेशन सुनना कितनी आसान है। मैं केवल इसमें मेहनत कराऊंगा, ये दो टॉपिक बहुत सेम टू सेम है, ये दोनों टॉपिक तो सेम टू सेम चलेंगे। इफ चार्ज गिवन टू बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ ऑफ द बॉडी ओनली, आपके द्वारा दिया गया चार्ज किसी बॉडी की सिर्फ लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। इफ चार्ज गिवन टू बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली ओवर इट्स लेंथ,
only over its length, then such type of charge distribution is called linear charge distribution. अब डेफिनेशन को थोड़ा शब्द खींच लो, कुछ डाल दो, अपडेट, तो वही टॉनी कक्कर नेहा कक्कर बन जाओ। पुराना गाना लो और लास्ट में जोड़ दो, ओ इट्स बादशाह, नया गाना बन गया है। तो नहीं, चलिए, तो अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? इफ चार्ज गिवन टू बॉडी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ द बॉडी ओनली, यदि आपके द्वारा दिया गया चार्ज किसी बॉडी के सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वो सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन, समझदार हो बेटा, ओ इट्स बादशाह, ठीक है। नहीं नहीं, बादशाह अलग है, टॉनी कक्कर अलग है, ठीक है, वो और टॉनी कक्कर है वो तो कुछ भी कर सकता है भैया। अच्छा, ओ इट्स बादशाह, ठीक। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इफ चार्ज गिवन टू बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। यहां ओनली वर्ड नहीं लगाएंगे क्योंकि वॉल्यूम से बड़ी कोई चीज नहीं होती। अब सुनिए, यहां मैं दिखा देता हूं एक एग्जांपल। जैसे आपने कोई क्यूब ले लिया है ना, और चार्ज उसमें पूरे वॉल्यूम पर स्प्रे है, मतलब, लेकिन ध्यान रखना एक चीज और, खोखली कोई चीज नहीं होनी चाहिए। खोखली होगी तो नहीं, क्योंकि चार्ज के साथ एक, पता है गठबंधन क्या है मास का, मैं तेरे बिना जी नहीं सकता। चार्ज विदाउट मास कैन नॉट एग्जिस्ट। तो चार्ज, समझना मैं क्या बोल रहा हूं, चार्ज विदाउट मास कैन नॉट एग्जिस्ट। तो चीजें खोखली नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट एयर तो हो, एयर को आयनाइज कर दो। जैसे सपोज करो मेरे कमरे में एयर है, सब आयन बना दिए मैंने, सब चार्ज बना दिए, तो फिर ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। समझ गए कि नहीं समझ गए? यदि मैंने आयन बना दिए और यदि ये वैक्यूम है, वैक्यूम है तो चार्ज वैक्यूम में नहीं, मतलब समझ रहे हो ना, चार्ज का इफेक्ट वैक्यूम के थ्रू पेनिट्रेट कर जाता है, लेकिन चार्ज किसी ना किसी बॉडी पे होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन आयन है। तो फिलहाल मतलब अभी इतना सोचो, ज्यादा डिटेल में नहीं, चार्ज वॉल्यूम में फैल गया तो वॉल्यूम में फैल गया बस। हाँ, मास इज रिक्वायर्ड फॉर द चार्ज, चाहे वो इलेक्ट्रॉन ही क्यों ना हो, इलेक्ट्रॉन में मास होता है ना, मास बॉडी ही चार्ज को कैरी कर सकती है। अब आगे, अब इतना तो मैंने समझा दिया कि चार्ज लेंथ पे फैल सकता है, चार्ज एरिया पे फैल सकता है, चार्ज वॉल्यूम पर। अब एक कैलकुलेशन भी है, कैलकुलेशन के लिए मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, बहुत आसान है, और इसकी कैलकुलेशन पहली वाली को ढंग से पढ़ना। देखिए, सपोज करो मैंने ये वायर लिया और इस पे चार्ज बड़ी तमीज से फैला हुआ है, पैटर्न से, एक डेफिनेट पैटर्न से फैला हुआ है, ठीक है, एक डेफिनेट। अब सपोज करो, मान लिया ये पॉइंट चार्ज, मान क्या लिया, है ही नहीं ये पॉइंट चार्ज। अब यहां से यहां तक चार्ज की कुछ तो वैल्यू होगी, माना ये चार्ज 20 कूलम है, तो इस 20 कूलम का मतलब ये है, हालांकि कूलम बोल दिया है समझाने के लिए, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले बताया था कूलम बहुत बड़ा चार्ज होता है, इसलिए जनरली जब आप सवाल करते हो तो 20 पिको कूलम, माइक्रो कूलम, ऐसे चार्ज मिलते हैं सवालों में। फिर भी मैंने 20 कूलम बोला, तो ये 20 कूलम चार्ज 0.9 के पूरी लेंथ पर है। अच्छा ये बताओ, यदि मैं आपसे कहूं इसका वजन 10 ग्राम है, तो ये 10 ग्राम वजन किसका है? इस पूरे मास का है ना। जब मैं इसे तराजू पे तोलूंगा तो 10 ग्राम वजन इस पूरे का है ना, तो ये 20 कूलम चार्ज इस पूरे का है। तो 20 ना लिख के मैंने क्यू लिख दिया, क्या लिख दिया? क्यू। और एल इसकी सपोज करो लेंथ है, माना ये क्यू चार्ज है और एल लेंथ है। तो तुम्हें पता है फिजिक्स अपनी मैथमेटिक्स को घुसाएगी, मैथमेटिक्स इज क्वीन ऑफ द फिजिक्स, ये बोला जाता है ना। और राजा अपनी रानी को बहुत प्यार करता है ना। अब मैथमेटिक्स क्या घुसेगी, बताओ। ये मैंने क्या लिखा, चार्ज ऑन द वायर, ये क्या लिखा, लेंथ ऑफ द वायर, और ये क्या कर दिया मैंने, चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, चार्ज पर यूनिट लेंथ। यदि मैं इस वायर के टोटल चार्ज को इसकी टोटल लेंथ से डिवाइड कर दूं, टोटल चार्ज को टोटल लेंथ से डिवाइड कर दूं, तो इस कैलकुलेशन को चार्ज पर यूनिट लेंथ या लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, लैम्डा हमने इससे पहले भी कभी यूज किया है वेवलेंथ वगैरह के लिए, लेकिन फिजिक्स में चीजें रिपीट हो जाती हैं। क्यू नेट है, हाँ टोटल चार्ज, ये क्यू नेट है टोटल चार्ज, और ये टोटल लेंथ। तो बताइए क्यू अपॉन एल इक्वल टू लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अच्छा एक मिनट बताओ, यदि आप बिजनेस करते हो, सपोज करो दुकान पे, सपोज करो 50 किलो चीनी बच रही है,
आपको किसी भी भाव निकाल लिया, मान लो आपने सोच लिया है मुनाफा मुनाफा तो कमा लिया मैंने 50, आपने सोच लिया सपोज करो मुझे ये 1000 रुपए में बेचनी है, आपने टारगेट कर लिया 50 किलो चीनी 1000 रुपए में बेचनी है। भैया डेंसिटी तो मास अपॉन, मैंने डेंसिटी बोला ही नहीं है, मैंने तो लीनियर चार्ज डेंसिटी बोला है। डेंसिटी कई तरीके से पढ़ी जा सकती है, चार्ज डेंसिटी, मास डेंसिटी, करंट डेंसिटी और एनर्जी डेंसिटी। समझ में आ गया? तो हर डेंसिटी का मतलब, अच्छा दुनिया में कितने सारे शाहरुख खान डोल रहे हैं, कितने लोगों का नाम शाहरुख खान होगा या नहीं होगा? वही चीज तो डेंसिटी। और एक्चुअली मैं ये भी बता दूं, डेंसिटी तो कोई शब्द है ही नहीं, प्रॉपर वर्ड होता है मास डेंसिटी। जो हम डेंसिटी चिल्लाते हैं ना, वही 9th की गलतफहमी घुस चुकी है हमारे मन में, दिमाग में। तो मास डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। और जब आपने 11th और पढ़ी हो तो ऐसा कुछ नहीं है कि मास अपॉन वॉल्यूम ही पढ़ोगे, तभी मास अपॉन लेंथ भी पढ़ा जाता है। लीनियर मास डेंसिटी, जैसे रस्सी रस्सा हमने वेव में पढ़ा होगा, लीनियर मास डेंसिटी। पर अब उस मुद्दे को छोड़ो। हाँ, मेरी चीनी चली गई, क्या था, 50 किलो चीनी। मान लो एक व्यापारी ने ठान ली कि यार मुझे 1000 रुपए में निकालनी है, यार मुझे 1000 रुपए में चीनी निकालनी है बस। अब बताइए, अब ग्राहक आ नहीं रहा कोई 50 किलो चीनी इकट्ठा लेने के लिए, है ना, इकट्ठा लेने के लिए। तो फिर वो क्या डिसाइड कर लेगा, यार एक काम करता हूं 20 रुपए किलो बेच देता हूं। अब ये 20 रुपए किलो निकाले कैसे? उसने पूरे अमाउंट को 50 किलो से डिवाइड कर दिया, 20 रुपए किलो। अब चीनी बेच रहा है 20 रुपए किलो, चीनी 20 रुपए किलो। अब बात वही है, उसकी जब 50 किलो चीनी बिक जाएगी 1000 रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा ये चीजें कमांडेबल हो जाती है, मैथमेटिक्स आ गई आपके पास, भाव आ गए। तो वही चीज, टोटल चार्ज टोटल लेंथ, आपको चार्ज का भाव पता चल गया। अच्छा, ऐसे कम समझ में आ रहा है तो चलिए, कभी कभी चीजें ना यूनिट को स्ट्रेस देके बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। बताइए, मैंने इमेजिन करो ऐसा यूनिट, तो खैर इसकी कूलम पर मीटर होगी, डायमेंशन भी बना लोगे आप अपने आप, इतने तो होशियार हो। सपोज करो मैं इस पे एक एग्जांपल क्रिएट कर रहा हूं, क्योंकि चीजें ना एग्जांपल से और अच्छी हो जाती हैं। वर्चुअल एग्जांपल है, मान लेना ये कोई वायर है और चार्ज एक पैटर्न तमीज से फैला हुआ है, ठीक है। और सपोज करो ये 40 कूलम 30 कूलम चार्ज है। मैंने कहा ना वर्चुअल एग्जांपल है, चुल मत करना कूलम। और ये 10 सेंटीमीटर, वैल्यू बहुत इजी देता हूं मैं एग्जांपलों में ताकि चीजें बहुत इजीली घुसे। यानी 30 कूलम चार्ज है और 10 सेंटीमीटर लेंथ है। 30 कूलम चार्ज है और 10 सेंटीमीटर लेंथ है। तो बताइए, यदि मैं इसमें लैम्डा लैम्डा खेलूं तो Q अपॉन L से खेलना पड़ेगा। अभी ताजा समाचार मिले हैं कि लैम्डा ऐसे खेला जाता है। कितना चार्ज है इस पे? 30 कूलम। कितनी लेंथ है? सेंटीमीटर में ही रहने तो कोई नहीं अभी, तो लैम्डा हो गया 3 कूलम पर सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस वैल्यू को मन में कम से कम 4-5 बार यूनिट को प्रेस देके बोलना, 3 कूलम पर सेंटीमीटर, 3 कूलम पर सेंटीमीटर। सोचते भी जाओ 3 कूलम पर सेंटीमीटर, तो कुछ अपने आप फील आने लगेगा। अच्छा, तो हाँ, 1 सेंटीमीटर में 3 कूलम, आपके भाव आ गए। भिंडी 15 रुपए किलो, भिंडी 15 रुपए किलो। उससे ये, अब सुनो, भिंडी 15 रुपए किलो से क्या होता है, अब आप 2 किलो भिंडी खरीदनी है तो आप अपने आप समझ गए 30 किलो की होगी, 3 किलो होगी तो 45 रुपए की। तो ये भाव निकाल दिया आपने कि ये वायर कुछ इस टाइप का है। अच्छा एक मिनट बताओ, प्रेशर पढ़ते हो आप, फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, ये कि पर्टिकुलर एरिया पे कितना फोर्स पड़ रहा है, वैसे ही चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब इसका फायदा क्या होगा, चलो मैं अभी आपसे पूछता हूं, फटाफट जवाब देना, ठीक है। बताना, ये वायर बहुत बड़ा है मेरे पास। अच्छा ये वायर है, खूब बड़ा है ना, ये एक वायर है। मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, बिजली वाले के पास गए, तार की कोई कमी नहीं है, उसने कहा भैया 5 रुपए मीटर लगेगा तार। अलग अलग तार के अलग अलग रेट होते हैं, 5 रुपए मीटर। तो बताइए 5 रुपए मीटर, यदि मुझे 20 मीटर तार चाहिए तो कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे? बोलो बोलो। हाँ जय, तू कुछ लिख, डिवाइडेड बाई लिख के दे मुझे। नहीं चलो इतने कंजड़े नहीं है, 100 रुपए। हाँ 5 रुपए पर मीटर का तार है और मुझे 20 मीटर तार चाहिए, तो अपने आप 100 रुपए की कैलकुलेशन हो गई। तो यदि आप ये जानते हो तो जो औकात इस कैलकुलेशन की वही बताना। यदि ये वायर 3 कूलम पर सेंटीमीटर की डेंसिटी का है, तो बताइए यदि मैंने 20 सेंटीमीटर वायर ले लिया ऐसी डेंसिटी का, 20 सेंटीमीटर,
अरे कोई नहीं, मैं भी मजे ले रहा हूँ, टेंशन मत ले, मेरा फ्लो बना रहता है पढ़ाने का। जितना अच्छा मैं बच्चों के सामने पढ़ा सकता हूं ना, मैं ना कभी रिकॉर्डिंग करके नहीं पढ़ा पाया ढंग से। मतलब जब क्लास होती है तो बहुत अच्छे से फ्लो में मजे से पढ़ा लेता हूँ। यदि कोई मुझसे कहे कि भैया रिकॉर्डिंग कर लो, जो मैं कर लेता हूँ कभी कभार, आपको वो वीडियो भेजी थी, तो उसमें मुझे सीरियसली अंदर से वो फील और मजा नहीं आता है। ठीक, तो चलिए मुझे क्वेश्चन का जवाब दो। 3 कूलाम पर सेंटीमीटर, 3 कूलाम पर सेंटीमीटर है डेंसिटी वायर की, ठीक है, 3 कूलाम पर सेंटीमीटर। तो बताइए यदि मैंने इस डेंसिटी का 20 सेंटीमीटर वायर यूज कर लिया तो मुझ पे कितना चार्ज आ जाएगा, है ना? कितना आसान, बिल्कुल ठीक जय, बिल्कुल ठीक राम गोपाल, बिल्कुल ठीक छवि। बाकी और भी बेटा थोड़ी कोशिश कर लो, हैं? देखो अब हम में से ना किसी ने पासवर्ड शेयर करने की, फिर से किसी ने शेयर कर लिया, आप में से कोई है हमारे भेज दिया, तमार हो, बाकी अपना नुकसान नहीं कर रहे हो। हाँ, तो यदि अब आपको इसका क्या फायदा मिला कि ये वायर जिसकी डेंसिटी 3 कूलाम पर सेंटीमीटर है, पर सेंटीमीटर है, यूनिट से प्रेस देके शायद मुझे लगता है कि थोड़ा और अच्छे से घुसा होगा, 3 कूलाम पर सेंटीमीटर, ये है लैम्डा का मतलब। तो बताइए 2 सेंटीमीटर यदि लूंगा तो 6 कूलाम चार्ज, 3 सेंटीमीटर लूंगा, ठीक है ना? अच्छा ये बताओ, बाजार में जैसे गोल्ड के रेट आते हैं, यूं क्यों नहीं लिखा रहता 50 लाख रुपए का है सोना? ये क्यों आते हैं रेट कि 50,000 रुपए पर ग्राम का रेट है या 5,000 रुपए पर ग्राम? तभी तो क्लियर भाई जस्टिफाई हो पाएगा। यूं लिख दिया रेट आ रहे हैं गोल्ड के, सेंसेक्स ये आ रहा है कि 50,000 रुपए का गोल्ड है, अबे क्लियर तो करो कितने ग्राम गोल्ड 50,000 रुपए का है, कि पूरी दुकान 50,000 रुपए की है? तो ये फायदा होता है इन कैलकुलेशन का। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है, मैं अभी थोड़ी देर के लिए इसे मिटा देता हूं क्योंकि अभी लीनियर चार्ज ही चल रहा है। ये सब कुछ तो बहुत अच्छा चल रहा है ना। अब मुझे ये बताइए, एक रॉड है, जिम वाली रॉड है ना, सपोज करो, बिल्कुल ये सपोज करो ये 20 किलो की रॉड है और इसकी लेंथ भी 10 मीटर है। इमेजिन कर लेना बेटा, चुल्लू मत करना, है ना? 20 किलो की रॉड 10 मीटर है, 20 किलो की रॉड है ना, और 10 मीटर लेंथ है। अब मुझे ये बताइए, इसकी यदि मैं लीनियर मास डेंसिटी निकालू, मास पर यूनिट लेंथ निकालू, जैसे यहां चार्ज पर यूनिट लेंथ निकाला था, अब मेरा मन कर रहा है कि मैं मास पर यूनिट लेंथ निकालू, तो मास है 20 किलो, लेंथ है 10 मीटर, है ना? तो कितना आया ये? 2 किलो पर मीटर, 2 किलो पर मीटर, 2 किलो पर मीटर। बताइए यदि मैं 2 मीटर लेंथ लूंगा इसकी तो कितना वजन आ जाएगा मुझ पे? यदि मैं इसकी 2 मीटर लेंथ लूं तो कितना वजन आ जाएगा? 1 मीटर में 2 किलो वजन है ना, तो 2 मीटर में कितना? 4 किलो। दोबारा टाइप करो, 3 मीटर लेंथ लूं तो 3 मीटर लेंथ लूं इसका तो 6 किलो वजन। अच्छा जस्ट इस रॉड को आधा कर दूं, रॉड को आधा कर दूं तो 10-10 किलो की 2 रॉड हो जाएंगी। लेकिन अब सुनिए, इस कैलकुलेशन का फायदा इसमें तो है, मजा आ गया। लेकिन अभी मान लो ये रॉड बेचारी, इसको कोई रोग लग गया, मान लो इश्क का रोग लग गया, ये ऐसे पिघल के ऐसे हो गई, मान लो कास्टिंग के समय ऐसी बदतमीजी हो गई ऐसे, ये वही रॉड है ना, ऐसे रायता फैल गया इसका, ऐसी हो जाती है कभी कभी, ऐसे मान लो उबड़ खावड़। बताना यहां से लेके यहां तक की लेंथ 10 मीटर है और यहां से लेके यहां तक का वजन भी 20 किलो है। ओके, कुछ ना कुछ वजन होगा, कुछ ना कुछ लेंथ होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, कुछ ना कुछ वजन, कुछ ना कुछ लेंथ इसकी एग्जिस्ट करेगी। अब तुम, ठीक है, अब सुनना बेटा, अब सुनना, अब तुम ये कैलकुलेशन जबरदस्ती यहां कर रहे हो, पूरा मास पूरी लेंथ, पूरा मास पूरी लेंथ 20 किलो अपॉन 10 मीटर, तो बेटा तुम कुछ करोगे तो कुछ तो आंसर टपकेगा ही, आंसर तो टपकेगा। लेकिन क्या ये वैल्यू मीनिंगफुल लग रही है आपको? ये वैल्यू मीनिंगफुल लग रही है इसको देख के? 2 केजी पर मीटर, 2 केजी पर मीटर, 2 केजी पर मीटर, 2 केजी पर मीटर, मीनिंगफुल लग रही है आपको? बावजूद इसके कि हमने वही करा है जो सर ने सिखाया है
कि मास पर यूनिट लेंथ, डायमेंशन भी इसकी वही होगी, सब कुछ वही होगा, पर ये कैलकुलेशन यहां मीनिंगफुल है ही नहीं। बताना, मैंने इस रॉड को यहां आधा कर दिया तो वजन 5-5 किलो हो गया, क्या यहां गारंटी ले रहे हो कि मैं इसको आधा कर दूं तो वजन यहां पे भी, सॉरी 10-10 किलो, सॉरी 10-10 20 किलो की थी, सॉरी है ना, क्या मैं इसको आधा कर दूं तो 10-10 किलो की तो रॉड मिल जाएंगी मुझे। तो इसका मतलब सुनिए, जब मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म था, यूनिफॉर्म का मतलब तमीज से, एक ही पैटर्न से था, तो ये कैलकुलेशन मायने रखती हैं। लेकिन जब मास डिस्ट्रीब्यूशन बदतमीजी से था, कहीं कुछ है कहीं कुछ है कहीं कुछ है, तो फिर पूरा मास पूरा लेंथ कर रहे हो तो वो एक एवरेज जरूर आ जाएगा, लेकिन ये मीनिंगफुल कैलकुलेशन नहीं है। इस कैलकुलेशन का कोई इस्तेमाल आप कर ही नहीं सकते। अच्छा बताइए, ये था, अब मैंने फिर से एक चार्ज लिया जिसकी लेंथ, मतलब वायर लिया जिसकी लेंथ अभी भी 10 सेंटीमीटर है। अब ये 30 कूलम चार्ज मैंने ऐसे बिखेर दिया, 30 कूलम चार्ज, कहीं तो ज्यादा घुसेड़ दिया मैंने चार्ज, कहीं थोड़ा ऐसे फैला दिया। अब बताना, इसमें और इसमें वही अंतर दिखना चाहिए जो इसमें और इसमें। यहां चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहां चार्ज नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहां मास डेंसिटी पूरे वायर की एक जैसी है, यहां मास डेंसिटी कहीं ज्यादा है तो कहीं कम है, कहीं मास कम ठुसा हुआ है तो कहीं ज्यादा ठुसा हुआ है। बोलो समझ में आ गया? ऐसे ही यहां चार्ज एक तमीज से, एक पैटर्न में फैला हुआ है, यहां जो चार्ज है वो बदतमीजी के पैटर्न से फैला हुआ है। तो यदि मैं यहां टोटल चार्ज और टोटल लेंथ करता हूं तो कर लो, लेकिन कोई मतलब की बातें नहीं है। अभी इस कैलकुलेशन से कोई मीनिंगफुल बातें नहीं निकलेगी। जैसे एक मिनट बताओ, क्या इस कैलकुलेशन का आप फायदा उठा सकते हो? उठा रहे थे, उठा सकते हैं, उठाते हैं, ठीक है। लेकिन अब भी यदि 3 कूलम, सपोज करो वही चार्ज है वही लेंथ है, 3 कूलम पर सेंटीमीटर आ रहा है, तो कोई फायदा नहीं ले पाओगे आप, समझ गए होगे। फिर क्या करें? तो भैया यहाँ पे पूरे वायर की डेंसिटी एक जैसी नहीं है। बस ये टॉपिक खत्म कर लूं मैं, फिर छोड़ दूंगा। पूरे वायर की डेंसिटी एक जैसी नहीं है, तो फिर क्या करना है? छोटी सी, एटलीस्ट बेटा 3:15 तक तो दोगे क्लास मुझे, 3:15 तक का तो है ना हमारे आपके बीच में टाइम। अब हम क्या करते हैं, मुझे बताइए, पूरे वायर की डेंसिटी अलग अलग, वो पूरे वायर की डेंसिटी एक जैसी नहीं है ना, नहीं है ना पूरे वायर की, कहीं डेंसिटी कैसी है कहीं कैसी है, कहीं कम कहीं, तो यहां लोकल डेंसिटी निकालनी पड़ती है, लोकल डेंसिटी। अब देखिए, पूरे वायर की डेंसिटी तो हम निकाल ही नहीं सकते, निकालेंगे भी तो कोई मतलब का सौदा नहीं निकलेगा। यहां पर एक छोटा सा वायर बोल लो, छोटा सा हिस्सा कंसीडर करो, वायर में छोटा सा हिस्सा कंसीडर करो, वायर में छोटा सा, माना पूरे वायर की लेंथ L है, तो ये लेंथ कितनी लेनी है आपको? DL। ये पूरा चार्ज Q है, तो बेचारा ये चार्ज कितना है? DQ। समझ गए? पूरा वायर पे चार्ज यदि Q है तो इस पर DQ होगा, पूरे वायर की लेंथ L है तो इस पर DL होगी। तो अब सुनिए, सिर्फ अर्जुन बन जाओ, निशाना मारो एक आंख बंद करके सिर्फ उस पे, बताइए ये DQ इतना चार्ज, ये DL इतनी लेंथ, डिवाइड कर दूं तो क्या इसकी डायमेंशन यही वाली आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि ये भी चार्ज अपॉन लेंथ है, ये भी चार्ज अपॉन लेंथ है। लेकिन ये तो साफ कह रहा है, मैं कौन सा तुमसे यूं कह रहा हूं कि पूरे की डेंसिटी हूं मैं, भैया मैंने इतना चार्ज लिया, इतनी लेंथ ली, मैं लैम्डा यू, लेकिन ये लीनियर चार्ज डेंसिटी पूरे वायर की नहीं है, लीनियर चार्ज डेंसिटी एट अ गिवन पॉइंट है। ये एट अ गिवन पॉइंट का मतलब समझ रहे हो? जिस पॉइंट पर आपने निकाली है उस पॉइंट की कैलकुलेशन है ये, बस। यानी मैं बस ये बता रहा हूं, यदि पूरा वायर सिमेट्री को अच्छा हो, तमीज से हो, तो पूरे वायर की कैलकुलेशन हो जाती है, पूरे वायर की डेंसिटी निकल जाती है। लेकिन जब वायर में बदतमीजी हो रही हो, कहीं चार्ज कुछ है कहीं चार्ज कुछ और है, तो फिर आपको मुझको बस एक ही, ज्यादा से ज्यादा जो कुछ कर सकते हैं हम, कुछ यदि कैलकुलेट कर सकते हैं, लोकल डेंसिटी निकाल सकते हैं, बस लोकल डेंसिटी समझते ना, उतने पोर्शन की बस। फिर यही कैलकुलेशन हमें यहां दोबारा से करनी पड़ेगी, यहाँ लैम्डा कुछ हो रहेगा, यहाँ लैम्डा कुछ हो रहेगा, समझ में आया? ये बिल्कुल वही अंतर होगा 11th में S अपॉन टी भी पढ़ा था और V बराबर DS अपॉन DT भी पढ़ा था। इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ी थी, पर यहाँ इंस्टेंट और इसलिए बोलेंगे क्योंकि टाइम नहीं आ रहा, टाइम नहीं आ रहा है ना। तो ये क्या चीज है, यहां तक समझ में आ गया नहीं आ गया? चलो तो इतना पढ़ के आना,
वैसे तो मेरा और भी मूड था, कल बात करेंगे फिर, है नहीं, कल बात कर